ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो 1.5 मिनट के अंदर कर लोगे, ठीक है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन आएगा तो 3-4 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे। करके डिस्कशन में देखा होगा सेम कैट वाला, जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था तो ज्यादा उतना वो नहीं था, ठीक। चलो ज्योमेट्री थ्योरी, सबसे पहले हमें सीखना है मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक। मास पॉइंट ज्योमेट्री एमपीजी, इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेशन इसका होगा जब तुमसे डायरेक्ट रेशियो पूछ, रेशियो आस्क किया जाए। आस्ट रेशियो आस्क मतलब कि एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल है, ठीक। तो मे बी तुम्हें ए बी सी डी ई एफ है और तुमसे ए एफ इज टू बी एफ पूछ लिया, ठीक है। तो तुम एमपीजी लगाओगे, ठीक है। ये सब तुम्हारे वो हो जाएंगे कि यार कहाँ पे आएगा तो मैं लगाऊंगा कहाँ पे, है ना। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी करके क्या फायदा है। सेकंड आता है कि जब भी तुमसे लेंथ ऑफ लाइन पूछे, लेंथ ऑफ लाइन मतलब क्वेश्चन में पूछे कि ए एफ क्या है, ए एफ की लेंथ क्या है, तो तब तुम लगाओगे। तीसरा आता है, अभी हम सीखेंगे आगे, कि एरिया ऑफ स्पेशल पार्ट पूछ ले। इसका मतलब वैसे समझा ही देता हूँ कि जैसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है कि इतने पोर्शन का एरिया बता दो, ठीक है, इतने पोर्शन का एरिया बता दो, तो तुम वैसे करोगे। ये मीडियन से नहीं होगा, ऐसे होगा। ये तीन एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब है होता क्या है एमपीजी, एमपीजी कुछ नहीं होता है। एक लाइन होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेट मान लो m1, राइट हैंड साइड पे एक वेट मान लो m2। तो हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ा था, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो तब भी कोई फर्क नहीं आता है। जैसे एक वो नहीं होता है सी सॉ, तो उसमें इधर एक m1 मास का बैठा है, इधर m1 इधर बैठा है, m2 उधर बैठा है, d1 डिस्टेंस ये है, d2 डिस्टेंस ये है। तो ऐसे करके टॉर्क लग रहा होता है, ऐसे करके थोड़ा टॉर्क लग रहा होता है। तुम्हें इस सबसे मतलब नहीं है, तुम्हें क्या मतलब है, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 होता है। मतलब अगर यहाँ पे 5 kgs है, यहाँ पे 10 kgs है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो d2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 × 4 इज इक्वल टू 10 × d2। तो ये कैंसिल हो गया, d2 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो जितनी भी लाइंस होती हैं वो सारी मास पॉइंट ज्योमेट्री पे बैलेंस्ड होती हैं। मतलब कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें डी है, उसमें ई है, उसमें एफ है, ठीक। तो मे बी अगर ये 2 है डिस्टेंस और ये 3 डिस्टेंस है, तो तुम ये कह सकते हो कि यहाँ का वेट और यहाँ का वेट, ठीक है, यहाँ का वेट और यहाँ का वेट का रेशियो कितना होगा, मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय, सिर्फ ए सी लाइन देखो, सिर्फ ए सी लाइन देखी जाए अगर, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 कहाँ से आया, ये वाला पोर्शन ए ई इज इक्वल टू, क्योंकि जहां पे वो है वही तुम्हारा ये fixed point, जहाँ पे ये ऐसे जहां से डिवाइड हुआ है वही तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है, इज इक्वल टू मास एट सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई। तो तुम्हारा हो जाता है मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू मास एट सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई, कितना है, 3 है। तो तुम्हें मास एट ए अपॉन मास एट सी की वैल्यू पता चली 3/2 है। तुमने कहा इतनी चीज मुझे समझ आती है, एक एक क्या क्वेश्चन भी कराऊं क्या उसमें, कि पहले थ्योरी कर लूं, थ्योरी कर लेते हैं पहले, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतनी चीज हमें समझ आती है कि मास पॉइंट ज्योमेट्री चीज है, और ये एवरी एवरी फिगर जो कैट में है, कैट में क्या किसी में भी, इज बैलेंस्ड। तो मतलब हर जगह पे तुम ये चीज लगा सकते हो, एवरी फिगर इज बैलेंस्ड, बैलेंस मतलब m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 होता ही है। तो तुम यहाँ पे वेट और यहाँ पे वेट का निकाल सकते हो। ये वेट निकालने से क्या होगा, वेट निकालने से ये होगा कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे लेंथ निकालते हैं, अभी सिर्फ इतना समझ लिया। फिर उसके बाद एक और चीज आती है इसमें, दो तरह की लाइंस होती हैं हमेशा। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये तो भारी भारी वर्ड है, तो है कुछ नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन। और दूसरी लाइन होती है लाइन, तो कुछ इतना वो नहीं है, क्या है
केवीएन लाइन का मतलब होता है आसान भाषा में, कोई भी ऐसी लाइन ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, कोई भी ऐसी लाइन जो तुम्हारे वर्टेक्स से पास हो, जो तुम्हारे वर्टेक्स से पास हो और दूसरी साइड पे गिरे। वॉइस ब्रेक। अच्छा, वॉइस ब्रेक बता दिया। कोई भी लाइन जो तुम्हारे वर्टेक्स से पास हो और दूसरी साइड पे गिरे, ठीक है, उसको हम लोग ये दिस ग्रीन वाली लाइन को कहते हैं केवीएन लाइन। केवीएन लाइन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे बन गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 4 5 2 8, तो मैंने बोला कि हर एक चीज क्या होती है, बैलेंस होती है। तो तुमने अज्यूम किया, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यार 8 kg है। तो अगर यहाँ 8 kg है, तो बीसी लाइन पे 8 × 3 इज इक्वल टू 4 × मास एट सी, ये वाला वेट अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। तो उसके हिसाब से हमें पता चला कि यार सी पे तो 6 आया, सी पे 6 आया। फिर हमने एसी लाइन देखी, हमने एसी लाइन, एसी कौन सी लाइन है, ये लाइन देखी, सिर्फ देखिए एसी। तो एसी के अकॉर्डिंग मास एट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू मास एट सी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मास एट ए हो जाएगा 15, तो तुमने यहाँ 15 kg लिखा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हटा देगा, क्या देगा क्वेश्चन में तुमसे कि ए बी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो बी ई की वैल्यू बता दो, ठीक। तो तुम्हारा क्या होगा, मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय ए ई। यार अब तो होना नहीं चाहिए। नहीं हो रही। ओके, ठीक है। बीई, बीई जो है वैल्यू बतानी है, ठीक। बीई की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो बीई की वैल्यू बतानी है, तो मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय ए ई इज इक्वल टू मास एट बी मल्टीप्लाइड बाय बीई। तुम्हें पता है मास एट ए कितना है, 15 है, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। मास एट बी कितना है, 8 है। तो बीई की वैल्यू निकल आएगी, तो बीई की वैल्यू निकल आएगी, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अननोन है, वो निकालने के लिए हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई तुम्हारा जो ये एमपीजी है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि तुम्हें ये जो छोटी छोटी लाइंस है, इनका रेशियो, अगर तुमसे ये हटा देता 3, तुमसे पूछता इसका रेशियो क्या है, तो तुम वो भी निकाल, कैसे, मास एट ए 15 है, ए ई इज इक्वल टू मास एट बी 8 इंटू बीई आ जाएगा ना, ए ई बाय बीई का रेशियो। तो ये की एप्लीकेशन थी, ऊपर डायरेक्ट पूछ ले वो बता दो, लेंथ ऑफ लाइन पूछ ले वो बता दो, अभी दो ये समझे एप्लीकेशन। ये हमें समझ आता है यार, ये हमें समझ आता है, तो ट्रांसवर्सल क्यों लिखवा दिया। केवीएन समझ गए, केवीएन लाइन कुछ नहीं है, इजी लैंग्वेज में एक लाइन है जो वर्टेक्स से पास होती है बस। फिर ट्रांसवर्सल पे आते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ए बी सी, फॉर एग्जांपल ये डी, फिर ये ई और फिर ये F। वो लाइंस जो साइड टू साइड जाए, साइड टू साइड जाए मतलब यहाँ पे एक मीट हो रही है और यहाँ मीट हो रही है, यहाँ भी मीट हो रही है, यहाँ भी मीट हो रही है, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। अभी क्या था, वर्टेक्स टू साइड जा रही थी, देखो वर्टेक्स टू साइड जा रही थी, इसलिए वो तुम्हारा केवीएन है, ठीक। और ट्रांसवर्सल मतलब साइड टू साइड जा रही है, ठीक। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर उस पे जा रही है, तुम्हारी साइड टू साइड जा रही है, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल ऐसे तुम्हें दे दिया है कि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो इसकी वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू कुछ ऐसे करके है। तो तुमने फिर से लगाया, तुम्हें पूछा कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एक्स इज टू एक्स डी बता दो। जब क्वेश्चन में ये पूछा तो तुम्हें समझ आया कि यार ये तो मेरा लेंथ है, लेंथ पूछ लिया या फिर रेशियो पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया तो एप्लीकेशन में बोला गया था मास पॉइंट ज्योमेट्री। एप्लीकेशन में बोला गया था मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाऊंगा, यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, कोई भी जगह पे वैल्यू अज्यूम कर ली, क्या अज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल 6 अज्यूम कर ली, ठीक। तो तुमने बीसी लाइन को देखा, बीसी लाइन को देखा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब मास एट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू मास एट सी मल्टीप्लाइड बाय 2। मास एट सी कितना हमने माना है, 6 माना है, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे आ गया 4, 4 kg। एंड एट द सेम टाइम देखो, यहाँ पे तुम्हें ये लाइन तो समझ आती है,
ये तो समझ आता ही है। उसके साथ साथ में एक और चीज है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां पे टोटल मास होता है। मतलब फिक्स्ड पॉइंट में m1 प्लस m2 होता है। फिक्स्ड पॉइंट में m1 प्लस m2 होता है। ठीक, दोनों मासेस का सम। तो अगर ये होता है तो यहाँ पे डी वाले पॉइंट पे 10 आ जाएगा, 10 kgs। डी वाले पॉइंट पे 10 kgs आ गया। ठीक, अब तुमसे कह दिया कि अब तुम्हें और निकालना है, तो तुमने एसी लाइन पे फोकस किया एक बार तुमने एसी लाइन पे फोकस किया कि ला यार एसी लाइन देख लेता हूँ। एसी लाइन पे फोकस किया तो मास एट ए इज इक्वल्स टू मास एट सी इंटू 5। तो सी 6 है, ये है तो ये कटा, तो मास एट ए कितना आया, 10 kgs आया। ठीक, 10 kgs आया। बट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे भी अगर तुम्हें रेशियो दे दो, क्वेश्चन ही है इस तरह से बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा तो तुमने देखा कि यार 4 इंटू मास एट, सॉरी, मास एट बी मल्टीप्लाइड बाय बी एफ इज इक्वल्स टू मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो तुमने कहा मास एट बी कितना है, 4 है, बी एफ कितना है, 3 है, मास एट ए अभी हमें नहीं जानना, मास एट ए एफ कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, बट मास एट ए कितना आ गया, 3 kgs आ गया। तो तुम कंफ्यूज हो गए कि यार अभी तो ए पे मास कितना था, 10 था, अभी तो मास ए पे 10 था, बट अभी तो इसमें 3 दे रखा है। तो यही इस ट्रांसवर्सल लाइन की खासियत है। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जब भी कोई ऐसी लाइन होगी जो दो साइड को वो कर रही है, उसके उसके अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है ना, वहां पे क्या होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक तरफ एक तरफ तुम्हारा 3 kg होगा, दूसरी तरफ तुम्हारा 10 kg होगा। ठीक है, एक तरफ 3 kg होगा, दूसरी तरफ 10 kg होगा। ठीक, क्या बोला कि साइड टू साइड है, उसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा, साइड टू साइड है, उसके ऑपोजिट एक वर्टेक्स है, वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब एक तरफ वैल्यू 10 जा रही होगी तो दूसरी तरफ 3 जा रही होगी, तो ये एक तरह से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा मास होता है 13। तो ये 13 है, 10 है, 13 इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, 10 तुम्हारा राइट साइड जा रहा है, और सेंटर पे 13 kg। तो एक एक्चुअल मास मास कितना है, 13 kg है। ठीक है, बट जब तुम ए सी को देख रहे हो, जब तुम ये वाली साइड को देख रहे हो तो मास इसका 10 है, जब तुम ये वाली साइड को देख रहे हो तो मास इसका 3 है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर तुम्हें यहाँ पे पता चला है कि अच्छा ठीक है यार, इतनी चीज तो मुझे समझ आ गई, तुमने कहा मुझे क्वेश्चन था कि ax इज टू एक्स डी निकालना है, तो तुमने देखी एक लाइन में क्या देखा, मास एट ए मल्टीप्लाइड बाय ax इज इक्वल्स टू मास एट टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी। तो मास एट ए कितना होता है, कलेक्टिव मास होगा, एडी पे हमारा 13 है, 13 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू मास एट डी। मास एट डी कितना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी। ठीक है, तो इससे तुम्हें पता चला कि एक्स और एक्स डी का रेशियो आ गया 10:13। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मास पॉइंट, इसके क्वेश्चन अभी कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट, उसमें तब और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी के लिए इतना समझ आया केवीएल क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या होता है, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, m यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे m1 प्लस m2। एप्लीकेशन कहाँ है, रेशियो पूछ लेगा, लेंथ पूछ लेगा, एरिया ऑफ स्पेशल पार्ट पूछेगा। थर्ड वाले क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे। ठीक, तो इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई है। अब एक चीज और समझते हैं, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारा कभी ऐसे नहीं होगा कि कोई भी रैंडम सी वैल्यू उठा के दे दे कि 2 3 4 दे देता हूँ, 7 8 9 दे देता हूँ, 13 15 16 दे देता हूँ। वो कोई चीज दिमाग में सोच के चलता है। ठीक है, कोई चीज दिमाग में सोच के चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट टू 5 का स्क्वायर। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, पहली चीज तो ट्रिपलेट का मतलब ये होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करे। ठीक है, 3 4 5 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसके बाद ये तो होता ही है, और इसका मल्टीपल भी होगा, मतलब अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो k इंटू, तब भी बात सेम आ जाएगी, राइट।
तो 3 का मल्टीपल हो, चाहे यहाँ पे ये देखो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, इसमें क्या चेंज है? इसमें बस 3 से 9 करा है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? ये 3 का स्क्वायर था, ऊपर अब 9 का स्क्वायर है। 4 था तो 12 हो गया, 5 था तो 15 हो गया, तो हर एक चीज 3 हो गई, बट स्क्वायर है तो 9 हो गई, फिर 3 का स्क्वायर है ये, समझे? तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है, अगर ये वाला ट्रिपलेट ट्रू है तो ये भी ट्रिपलेट ट्रू है। उसके अलावा ये हो गया फर्स्ट ट्रिपलेट। सेकंड ट्रिपलेट आता है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर, ये सारे वो ट्रिपलेट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं इन कैट। थर्ड आता है 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर। फिर फोर्थ आता है तुम्हारा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर। फिफ्थ आता है 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। फिफ्थ आता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। सेवेंथ आता है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। तो ये 7 हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन आना पूछो यश। इन ट्रिपलेट्स को हम वही मास में अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, वो यहाँ पे लाइन खींच दी, मतलब है कि वो टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, तो इन ट्रिपलेट्स को हम यूज कहाँ पे करेंगे, किस तरह से? यूज ऐसे करेंगे कि जैसे ट्राइंगल दे देगा तुमको, करेगा इन अ ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ नॉर्मल, वन साइड इज 25, अनदर साइड इज 24, या फिर देगा भी नहीं, क्या देगा कि एरिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 168 64, ऐसे करके दे देगा कि इन अ ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज 25 एंड राइट एंगल ट्राइंगल है, एरियाज इज एंड फाइंड दीज टू साइड्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार कैसे करूं, तो तुम्हारे दिमाग में एक होता है कि ए बी लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कर दूं। फिर तुम्हें दिखता है कि हाफ ए बी होता है, हाफ ए बी की वैल्यू 64 दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू हो जाती है 128। तो एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। एक मेथड है इसको करने का कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये निकालो। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों वैल्यू आ गई, दो इक्वेशन दो अननोन, तुम आंसर निकाल लोगे। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। पर तुम्हें पता है कि 25 है, और कैट एक एग्जाम ऐसा है जो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं पूछता है। ठीक है, तो सर्टेन उस पर चलता है। तो जैसे यहाँ पे 25 आया, तो तुम्हें दिमाग में आया कि यार 25 कोई ट्रिपलेट में है, क्योंकि राइट एंगल है तो ट्रिपलेट के बारे में सोच रहे हो। तो 25 है, तो तुमने सोचा यार अगर यहाँ पे 7 और 24 हो, तो तुम ऐसे रैंडम रख के देखते हो वैल्यू 7 और 24, और तुम देखते हो कि 7 × 24/2 करा तो ये 12, तो ये कितना हो गया, ये 84 है। वो थोड़ी गलती कर दी मैंने, ये 84 है, तो ये 84 हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चला, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ही तुमने आंसर निकाल दिया रादर देन डूइंग दिस प्रोसेस। और ये क्या एग्जाम में होता है, ये होता है एग्जाम में। मैंने खुद ये कैट 2022 में कर रखा है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वहां पे पता है मेरे साथ मेरे वाले में क्या आया था, यहाँ पे 17 था, 17 का स्क्वायर 17 दे दिया था, और कुछ वैल्यू ऐसी ही दे रखी थी कि 60 है। ठीक है, तो मैंने कहा 17 दे रखा है, राइट एंगल है, 17 से मेरे दिमाग में आया 8 और 15, तो मैंने कहा यार 8 और 15 एक बार रख के देख लेता हूँ, 10 सेकंड ही तो लगेंगे, 10 सेकंड लगाए वहां पे, और यही था, तो बस हो गया। क्योंकि जब वो ट्रिपलेट्स बना रहा होता है तो ये बहुत स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हैं जो यूज कर रहा होता है एग्जामिनर, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, वरना फिर वो लॉन्ग मेथड भाई करने को। तो ट्रिपलेट्स भी हमारे हो गए। इनके मल्टीपल्स भी पूछ लेते हैं क्या? हाँ, कभी कभी, बहुत रेयर है वो। जैसे और मल्टीपल भी उनका पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि इस वाले का मल्टीपल नहीं पूछेंगे, इजी वाले का पूछेंगे, इसका पूछेंगे, जैसे इसका ये पहुंचा दिया, इसका कभी मल्टीपल नहीं आएगा, इसका कभी मल्टीपल, इसका चलो आ सकता है, इसका भी आ सकता है, क्योंकि देखो यार ये 5 12 और 13 तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 3 4 5 तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 12 ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके इनके इसका 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 इन तीन वैल्यूज का मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल नहीं पूछा जाएगा, इसका भी नहीं। ये तो यही लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ये क्या है इसका, मल्टीपल ही तो है, कायदे से तो 6 ही है ट्रिपलेट्स। ये मुझे समझ आ गया है। फिर हम थोड़ा सा, ये एक क्वेश्चन टाइप मैंने थ्योरी में कर रखा है, उसको भी हम बाद में देखेंगे, या चलो अच्छा डिस्कस ही कर देता हूँ।
एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स में। वो होता है कि ऐसे एक ट्राइंगल दे देगा, कह देगा दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो 16 आइसोसेलेस है। कहता है कि एक यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो रही है 12 सेंटीमीटर की, और ये ए और बी में उसको डिवाइड कर दे रहा है। क्या बोला? ABC is an isosceles triangle where AB is 16, AC is 16, and AD is the line which divides BC into parts A and B, and length of AD is 12। तो तुम्हारे दिमाग में ये आया, और कुछ नहीं दे रखा होता है। लास्ट में तुम्हें कहता है कि A और B आर इंटीजर्स, तो ये दो इंटीजर है। तो तुम्हारे पास क्या होता है कि इसका एक एकदम फिक्स्ड है कि जो AB का प्रोडक्ट होगा ना इज गोइंग टू बी, ये 16 है 12 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसके पीछे बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, बट उसको तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था क्योंकि जब मैंने इसमें एम कैट में दिया तो क्वेश्चन आया, सिम कैट में दिया तो क्वेश्चन आया, CL में दिया तो क्वेश्चन आया, तो मैंने याद ही कर लिया। कि जो इतना रिपीट हो रहा है और मुझे बार बार टाइम लग रहा था और होता भी नहीं था, तो मैंने उसको यहाँ पे बना लिया कि यार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों जगह आ रहा है। ठीक है, और तुम्हें क्या पता है कि ये चीज समझ आती है। ठीक है, तो ये चीज समझ आई, उसके अलावा क्या समझ आई कि सम ऑफ टू साइड्स इन ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसके हिसाब से a प्लस बी होगा ना, कहीं पे a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, अगर टू साइड्स ले रहे हैं तो 16 + 16 शुड बी ग्रेटर देन a प्लस बी। दूसरी चीज आती है 16 प्लस a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 16। तीसरी चीज आती है कि यहाँ पे तुम्हारा a प्लस बी प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन 16। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि a प्लस बी शुड बी लेस देन 32, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी की वैल्यू 32 से कम और 0 से ज़्यादा है। अलॉन्ग विद दैट ए बी की वैल्यू 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है, मतलब तुम्हारी कुछ भी वैल्यूज हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको से कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अभी तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ऐसे ट्राइंगल गिवन हो कि ये साइड है ये साइड है, यहाँ पे 12 है, ए बी की रेशियो में ए बी इंटीजर है, तो ये लग जाता है हमेशा। ठीक, ठीक है, इतनी चीज़ अभी हमें क्लियर है। फिर एक और चीज़ आती है हमारे पास, वो है केवास थ्योरम। केवास थ्योरम क्या कहता है? केवा आ रहा है तो ये केवीएन लाइन से रिलेटेड है। केवीएन लाइंस क्या होती है? जो वर्टेक्स से तुम्हारे साइड पे ड्रॉप होती है। तो तुमने कहा यार ये ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। तो अगर ये वैल्यू, वो ये ए है बी है सी है डी है ई है एफ है, ये उसका ही मास पॉइंट ज्योमेट्री का एक्सटेंडेड है, उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या होता है, अगर ये ए रेशियो है बी रेशियो है सी है डी है ई है एफ है, एंड इसमें कंडीशन क्या होती है कि 3 केवीएन लाइन्स हो। ठीक है, नो ट्रांसवर्सल लाइन हो। ट्रांसवर्सल मतलब जहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद ये जो केवीएन लाइन है ये कॉन्करेंट हो, कॉन्करेंट लाइन्स हो। कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हूँ, एक पर्टिकुलर मतलब कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन हो, एक पर्टिकुलर उससे पास होती है। तो क्या हो जाता है, ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय एफ की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जो रेशियो हम निकाल रहे थे ना वेट रख रख के, तो वो डायरेक्ट इसके थ्रू हो जाता है। क्या बोला? कि अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, तुमसे पूछा ए एफ अपॉन बी एफ बताओ, तो तुमने कहा कुछ नहीं करूंगा, 1/2 इंटू 3/4। तो तुमने कहा ई एफ की वैल्यू 8/3 आ गया तुम्हारा आंसर। ई और एफ, ई एफ क्या है, ए एफ। क्लियर है ये? क्लियर है ये हम समझ गए।
फिर हम आते हैं, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। देखो, सारी चीजें माइंड में कैसे याद रखनी है। पहला एक फोल्डर अपना बनाओ एमपीजी का, कि यार एक एमपीजी करके कॉन्सेप्ट है, उसमें M1D1 इक्वल्स टू M2D2 होता है, M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू फिक्स पॉइंट होता है। फिर उसके बाद मुझे उसमें समझ आया कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है, केवीएन लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है मास का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, केवीएन लाइन जो होती है जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। इतनी चीज तुमने समझी, उसके बाद तुम्हें ट्रिपलेट समझ आया कि 5 12 13 एक होता है। फिर उसके बाद तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें याद रखने 7 24 25 होता है, ठीक है, 20 21 29 होता है। उसके अलावा ऐसे ऐसे करके 9 12 15 होता है। तो ये करके तुमने सारे ट्रिपलेट्स ध्यान रखे। तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये चीज। सेकंड था तुम्हारा ट्रिपलेट्स। थर्ड था एक अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि उसमें अगर दो आइसोसेलेस होते हैं, ये मतलब एक ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, 16 16 होता है, बीच में एक लाइन 12 बन रही होती है। तो 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो वैल्यू उनकी होती है AP उनका प्रोडक्ट होती है। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनती है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड से। तो A प्लस बी इज लेस देन 32 ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये मेरे दिमाग में क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हें तीन चीजें ऐसे ध्यान रखनी है। फिर तूने कहा अच्छा ठीक है, तीन चीजें हो गई। फिर केवास थ्योरम क्या कहता है, केवास थ्योरम कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसमें रेशियोज डिवाइडेड है। तो A/B × C/D × E/F इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 होता है, बट उसमें एक तीन कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है कि 3 केवीएन लाइन्स होनी चाहिए, जो कि तुम्हें फिगर में दिख भी रही है। नो ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। नो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब है कि साइड से साइड नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें वो भी दिख रहा है। तीसरी चीज है कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब तीनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हैं, तो वो कॉन्करेंट हो गई। तब तुम्हारा ये लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुमने आंखें बंद करके पिक्चर बना ली। ऐसा कर पाओगे? अभी करना है, आज ही के दिन करना है? नहीं, अभी गए घर पे थ्योरी फिर से पढ़ी, तो ये 2 पेज ऐसे आंखें बंद करके तुम्हें ऐसे खट 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 जो मैं अभी थ्योरी दे रहा हूँ उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, इसके प्रिंट आउट निकाल लो, कलर निकालना है, जो भी निकलवाना है निकलवाओ। और इसी से ही पढ़ो, अपने खुद से नोट्स मत बनाओ, क्योंकि इसमें सारे उसी तरह से गिवन है। ठीक है, तो फिर से नोट्स बनाओगे तो मे भी ज्यादा टाइम लग जाए तुमको। इसी के थ्रू याद कर लो कि यही तुम्हारे लिए मतलब ऐसे बुक है, इसमें कोई भी चीज ऐसी छूटी नहीं है जो पेपर में आएगी और इसमें नहीं लिखी है। ठीक, तो ये हो गया, इतनी चीज मुझे क्लियर हो गई है। फिर हम लोग एक बार आ जाते हैं यार, थोड़ा सा ट्राइंगल पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल पढ़, ट्राइंगल क्या कहता है? ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल ग्राफ। बी फिगर A B C, ये तीन वर्टेक्स है। A के सामने A मानते, B के सामने B, C के सामने C, तो ये ट्राइंगल हो गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनका सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, कि ये एक यहाँ पे एक एंगल है, मान लो थीटा। सो इस थीटा की वैल्यू विल बी, ये मान लो A है, ये मान लो B है, वर्टेक्स तो B साइड है, और ये मान लो C है। तो थीटा इज इक्वल टू A+B होता है। मतलब अगर ये 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री होगा। इसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज समझ आती है। कहाँ से इसका एप्लीकेशन आया है? जो सी वाली साइड होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री है। एंगल ए 30 है, एंगल बी 55 है, एंगल सी इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई? 125 हो गई। बट एट द सेम टाइम एंगल सी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 125 है, तो इसकी वैल्यू सेम है। उसका ये डेरिवेशन क्या आना चाहिए? नहीं, ऐसे बता दिया। तुम्हें क्या आना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ये हमें क्लियर हो गया। उसके अलावा तो पहली चीज है कि सम ऑफ टू ऑफ ऑल एंगल्स 180 है। दूसरी चीज है एक्सटीरियर एंगल। तीसरी चीज आती है कि सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वरना वो ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात है कि A+C शुड बी ग्रेटर देन B, B+C शुड बी ग्रेटर देन A। तो ये तीन कंडीशन
बनती है कि सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स, क्योंकि ए बी सी है तो तीनों एक बार आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा, फिर बी आएगा तो सी आएगा, बी सी आ चुके ए बी आ चुका है तो ए और सी आ जाएगा। ठीक है, तीसरी साइड उधर चली जाएगी। तो ये कंडीशन है फॉर ये ट्राइंगल एग्जिस्टेंस की कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखा। तुमने कहा ठीक है यार, इतनी चीज भी मुझे समझ आ गई। फिर तुम फोर्थ पे आए, तुमने कहा अच्छा ठीक है, अब स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में फर्क समझते हैं। कैट का सबसे फेवरेट कौन सा है? दिस। आइसोसेलेस सेकंड फेवरेट है, स्केलिन वो पूछता नहीं उतना। इक्विलेटरल फेवरेट इसलिए क्योंकि यार एरिया, हाइट, ये सारी चीजें तुम इजीली निकाल सकते हो। हम्म। चलो इक्विलेटरल देखते हैं, आइसोसेलेस देखते हैं, स्केलिन देखते हैं। फर्क क्या है? स्केलिन का मतलब होता है कि सारी की सारी साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब ये, आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है कि दो साइड सेम है। इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइड सेम है। ये हमें क्लियर है। तो ये तीन वो होते हैं। फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्या है? एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमेशा, तो हम पाइथागोरस फॉलो करता है वो। राइट, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो सी है, ये ए है, ये बी है। तो ये बी है, ये ए है, ये सी है, क्योंकि सी के ऑपोजिट सी, ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, फॉर एग्जाम्पल। तो पाइथागोरस से तो क्या होता है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल है, सी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट ए। अब तुम्हें दिख रहा है कि सी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, सी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो पाइथागोरस तो नहीं लगने वाला, बट सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रिलेशन आता है। क्या आता है कि जो सी का स्क्वायर है वो इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा है तो वो बड़ा होगा, बड़ा तुम्हें दिख रहा है तो वो बड़ा होगा। ऐसे याद रखो, बड़ा तुम्हें दिख रहा है तो वो बड़ा होगा। ये कंडीशन होती है पाइथागोरस वाले में, ये कंडीशन होती है। एक्यूट वाले में क्या कंडीशन होती है? छोटा सा दिख रहा है तो सी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर। तो ये तीन कंडीशन होती है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। राइट एंगल हमें पता है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऑब्ट्यूज में बहुत बड़ा सा बड़ी सी सी हो जा रही है तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर एक्यूट में बचता ही सिर्फ छोटा वाला है, क्योंकि तीन ही चीजें होती हैं, तीन ही चीजें होती है। और यहाँ पे सी क्या है? ये सी क्या है? ये सी है नथिंग बट लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड है। इतना क्लियर हुआ? क्या क्या पढ़ लिया ट्राइंगल में? ट्राइंगल छोड़ो, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ लिया? थोड़ा आंखें बंद कर ले, थोड़ा याद कर लेते हैं। सबसे पहले एमपीजी समझाया। एमपीजी में क्या समझाया कि एक साइड, एक ऐसे लाइन होती है, M1 होता है, D1 होता है, M2 होता है, D2 होता है। तो M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, फिक्स्ड पॉइंट पे M1 प्लस M2 होता है, वो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद क्या सीखा हमने? उसके बाद जब हमें ये समझ आ गया कि अच्छा ऐसा होता है, तो ट्रांसवर्सल लाइन सीखी। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो साइड से साइड जाती है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो राइट हैंड साइड पे 10 kg होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 kg होता है। तो सेंटर पे उनका सम होता है। ये चीज इमेज बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 10 है, तो सामने 13 है। फिर उसके बाद केवीएन लाइन पे है। केवीएन लाइन क्या कहती है यार? कि वर्टेक्स के थ्रू पास होगी और साइड पे गिरेगी। तो तुमने कहा ठीक है बना लेते, वो हो गया। फिर उसके बाद ट्रिपलेट्स पे आ गए। ट्रिपलेट्स में क्या है? 3 4 5 है, 9 12 15 है, 8 15 17 है, 20 21 29 है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे करके हैं। 20 21 29 हो गया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। 7 24 25 है। फिर तुम्हारा ये 5 12 13 है। फिर उसके बाद 10 24 26 है। तो ये तुम्हारे 6 7 ट्रिपलेट हो गए। तो तुमने कहा ट्रिपलेट भी मैं समझ गया हूँ, साइड हटाओ। फिर उसके बाद एक कहा था कि एक रिपीटेड क्वेश्चन में टाइम में आया, सीएल में आया और सिमकैट में आया, जहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 16 16 बना हुआ है। उसके जो बीच में जो लाइन है वो 12 है, और वो डिवाइड कर रही है जो तीसरे वाले साइड में, ए और बी में। तो 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो हमने इस चीज को समझ लिया। ये चीज हो गई। उसके बाद हमें समझ आया यार केवास थ्योरम क्या होता है। केवास थ्योरम क्या होता है कि एक ऐसे करके ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी डी, उसमें डी ई एफ बना दिया और वो सबको रेशियो में कर दिया, ए बी सी डी ई एफ में। फिर तुमने कहा रेशियो में है तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि सारी की सारी केवीएन लाइन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ट्रांसवर्सल नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि तुम्हारा कॉन्करेंट होनी चाहिए। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास होगी। तब क्या लगेगा कि ए अपॉन बी इंटू
सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये चीज़ समझ आती है, हमने कहा ठीक है इसको भी साइड कर देता हूँ। उसके बाद हमने जब इसको साइड कर दिया तो हमारे पास आया ट्राइंगल। ट्राइंगल में सबसे पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी तुमने सीखी एक्सटीरियर एंगल की, वो जो 55 बना था ना, कि अगर थीटा बाहर है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड्स का सम होगा, कि ए प्लस बी होगा, वो चीज़ समझी। उसके बाद तुमने सोचा कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो तुमने वो चीज़ समझ ली। उसके बाद तुम्हें पता चला डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, एक होता है स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। स्केलिन मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट, आइसोसेलेस टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल सारी साइड्स आर इक्वल। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा डिफरेंट तरह का और ट्राइंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि यार वो जो सी है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है तुम्हें, तो सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्यूट में सब छोटा है, तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या होती है, सी इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट साइड। तो इतनी चीज समझ आती है लोगों को। अब मुझे भी याद हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी इतनी थ्योरी रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आंखें बंद करके तुमको भी याद रखना है। या चलो एक बार ये खत्म ही करवा देता हूँ, ट्रायंगल, फिर कल एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। तो इतनी चीज समझ गए थे। उसके बाद सिक्स्थ चीज आती है कि ग्रेटेस्ट एंगल बनता है ऑन लॉन्गेस्ट साइड। इसका क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे एक है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है थीटा, और ये देखो ये एंगल अल्फा छोटा दिख रहा है। ग्रेटर द एंगल, क्योंकि देखो एंगल ऐसे और ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है, अगर एंगल इंक्रीज होगा तो उसके ऑपोजिट की साइड लॉन्ग होती जाएगी। तो ग्रेटेस्ट एंगल फॉर्म ऑन की जगह लॉन्गेस्ट, ऑपोजिट नहीं आता, फॉर्म की जगह ऑपोजिट नहीं आता। ग्रेटेस्ट एंगल ऑन लॉन्गेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट एंगल, तीनों में से ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वही लॉन्गेस्ट साइड होगी। ऑन मतलब हो जाता है ये ऑपोजिट वाला, ग्रेटेस्ट एंगल ऑपोजिट लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आती है। सेवन चीज क्या समझ आती है, एक ट्रिपलेट है कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 60 90, कल ही क्वेश्चन कराया है सिमकैट में। ठीक, ये होता है, सिमकैट छोड़ो, कैट के भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे। ये होता है तुम्हारा 1 1 √2। फिर ये मतलब एक ही है, सेवेंथ पॉइंट ही चल रहा है। फिर 30 30 120, तो ये 1 1 √3 हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखा जाएगा। उसके अलावा लास्ट पॉइंट इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तुम्हें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ए बी साइन थीटा। मतलब क्या है इसका, कि ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये सी है, तो तुम्हें एरिया निकालना है तो वो हो जाता है हाफ ए बी साइन थीटा। दूसरा होता है कि यार अच्छा तुम्हें एक और एरिया निकालना है, बट तुम्हारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखो यहाँ पे ए बी था तो ये सी हो गया। ठीक, अब तुम्हें एरिया निकालना है ऑफ द ट्राइंगल, और तुम्हारे पास कुछ सर्टेन चीजें गिवन है, हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, जो भी एपेक्स होता है, एपेक्स क्या होता है भाई, इंग्लिश का वर्ड है बस, और कुछ नहीं है। एपेक्स मतलब जो टॉप का सबसे पॉइंट होता है, एक चोटी होती है ना किसी भी चीज की, तो जहाँ पे वो जो चोटी है उसकी, तो वहां से अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जो हाईएस्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बेस पे, उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होता है हाइट। ठीक है, तो ये हाइट होता है। तो देखो जब क्वेश्चन में तुम्हें साइड गिवन होगी, साइड गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा, तो तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे। जब क्वेश्चन में तुम्हें एक साइड गिवन होगी और दो एंगल गिवन होंगे तो तुम ये लगा दोगे। जब क्वेश्चन में तुम्हें तीनों साइड्स गिवन होगी तो तुम ये लगा दोगे। जब क्वेश्चन में तुम्हें एक साइड और हाइट गिवन होगी तो तुम ये लगा दोगे। तो हर एक क्वेश्चन में क्या गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकलेगा। क्लियर है इतनी चीज। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जो
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया।